प्यारे बच्चों, आज हम ईंटें, मनके और अस्थियों के दूसरे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का। कुछ बच्चों ने यह जिज्ञासा की कि ये बीसी और एडी, ईसा पूर्व या एडी क्या है, ये ईस्वी क्या है। तो आइए उसको हम समझ लेते हैं। इतिहास की तिथियों को दिखाने के लिए ईसा पूर्व और ईस्वी का प्रयोग करते हैं। ईसा पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी को कहते हैं एडी यानी कि ये दो शब्दों से बनकर मिला हुआ है, एमिनो डोमिनी। ये लैटिन के दो शब्द हैं, लैटिन भाषा के। ये बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल है, और इसीलिए इसे एडी कहते हैं और इसे बीसी कहते हैं। आगे चलकर आजकल एडी की जगह सीई का प्रयोग करते हैं, इसलिए चूंकि अधिकांश विश्व में इसी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सीई, सीई का मतलब है कॉमन एरा, और एडी की जगह, बीसी की जगह हम प्रयोग करते हैं बीई, बिफोर एरा। ये कॉमन एरा और बिफोर एरा। पहले बीसी यूज करते थे, उसके बाद एडी यूज करते थे, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डोमिनो, और उसके बाद अब जो नई टर्मिनोलॉजी या नई शब्दावली आई है उसमें प्रयोग किया जाता है सीई कॉमन एरा और बीई बिफोर एरा। तो आइए, माना कि एक ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ। जब हम ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं का अगर उल्लेख करते हैं तो हम बीसी लगाते हैं, या आज की दृष्टि में बीई लगाएंगे, बिफोर एरा, ये बिफोर क्राइस्ट। अब अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद का कोई अगर काल है तो उसके लिए हम ईस्वी यानी कि एडी, और आज की शब्दावली में हम सीई का प्रयोग करते हैं। अगर कोई घटना ईसा मसीह के जन्म के पहले की है तो सीधी सी बात है कि उसको ईसा पूर्व कहेंगे, और यदि कोई घटना इतिहास की ईसा मसीह के जन्म के बाद की है तो उसके लिए हम एडी का प्रयोग करते हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के किस तरीके से उसकी व्यवस्था थी। अब आइए उसके हम नगर योजना के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार से थी, किस प्रकार उसके नगर बसाए गए थे, नगरों की स्थिति क्या थी। अगर हम देखते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा से बड़े नगरों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्राचीर, जिसे कि हम सुरक्षा दीवार कहते हैं, यह प्राचीर बनाई गई थी वहां पे नगरों ने। और यह प्राचीर इस तरीके का था कि नगरों ने पूर्णतया एक दुर्ग का रूप, किले का रूप ले लिया था। ये दुर्ग और प्राचीर उस नगर की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जैसे जगहों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, और ये सुरक्षा बाह्य आक्रमणों से बचने के लिए भी था। और हड़प्पा में जो दुर्ग मिला है या प्राचीर मिला है, इसका अगर हम देखें तो दक्षिण से लेकर, साउथ से लेकर और उत्तर तक जो ये प्राचीर मिले हैं, उत्तर से लेकर और दक्षिण तक, इसकी जो लंबाई थी वो 415 मीटर लंबा था। ये 415 मीटर लंबा ये सुरक्षा का दीवार था, और चौड़ाई 195 ईस्ट से वेस्ट की, जो इसकी 195 मीटर इसकी चौड़ाई हुआ करती थी। अब आप जान सकते हैं कि इतनी लंबी और चौड़ी जो प्राचीर बनाई गई थी, यह नगर की सुरक्षा किस प्रकार से रही होगी। और 1 मीटर आप जानते हैं कि 3.23 फीट यानी कि 3 फीट के बराबर 1 मीटर का वो होता है। और जो इसी तरीके से अगर हम कालीबंगा में जाएं तो कालीबंगा के जो प्राचीर की जो चौड़ाई थी
वो 3 मीटर से 7 मीटर तक थी। ये तो हम हड़प्पा की बात करते हैं। अगर कालीबंगा की बात करें तो 3 से 7 मीटर की यह सुरक्षा की दीवार थी, प्राचीर थी। अब बच्चों, इसके आगे जो इस प्राचीर को जोड़ने में जो पत्थर प्रयोग किए जाते थे या जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था, वो ईंटें पक्की होती थी, पक्की ईंटों की होती थी और इनका प्रयोग दीवार को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता था। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जैसे आज के समय में जैसे लंबी दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बीच बीच में हम पिलर का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से इस प्राचीर को बनाने में, दुर्ग को बनाने में कुछ कुछ दूर सीधी दीवार जोड़ने के बाद हम बुर्ज का प्रयोग करते थे। बुर्ज का मतलब आप समझते हैं, जिसकी लंबाई की जो वो है डायमीटर है, वो चौड़ाई से कम होता है। बुर्ज का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि आप दुबई में बुर्ज खलीफा का नाम सुनते हैं। और आज के दृष्टिकोण में, अगर आज की हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो दीवालों में पिलर बनाया जाता है। अगर 3 इंच की दीवार चल रही है तो 9 इंच का बीच में एक पिलर बना देते हैं ताकि मजबूती से पकड़ा रहे दीवार और वो दीवार कमजोर ना हो। इस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के समय में दुर्ग और प्राचीर के माध्यम से, रक्षा प्राचीर के माध्यम से सारे के सारे नगर अत्यंत सुरक्षित हुआ करते थे। अब आइए सड़कों पर चलते हैं कि सड़कें कैसे हुआ करती थी। वहां की सड़कें बहुत चौड़ी होती थी। सबसे बड़ी सड़क जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वह सड़क 10 मीटर लंबी प्राप्त हुई है। 10 मीटर लंबी सड़क हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और इस गलियां जो होती थी, गलियों की जो सड़कें होती थी, वो 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक होती थी। 1 मीटर से 2 मीटर तक ये सड़कें कच्ची होती थी। आज की तरह ये पक्की नहीं होती थी, ये कच्ची सड़कें होती थी। और जो मुख्य सड़क थी, जो चौड़ी सड़क थी, इसको पुराविदों ने या इतिहासकारों ने इसको राजपथ तक की संज्ञा दी है। और मिट्टी के इस बनी हुई सड़कों में भी आज की तरह ही साफ सफाई की बहुत प्रबंधन की व्यवस्था थी, बहुत ही चौकस व्यवस्था थी। और साफ सफाई के लिए उस नगर में विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़क के दोनों तरफ कूड़ा को इकट्ठा करने के लिए जैसे आज डस्टबिन रखते हैं, वैसे डस्टबिन रखा जाता था। और जगह जगह पर कूड़ों को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोद दिए जाते थे और उन गड्ढों के अंदर उन कचड़ों को भर दिया जाता था। और इस तरीके से, ताकि ऐसा ना हो कि सड़कों पर अगर कचरा फेंक दिया जाए और हवा इत्यादि चले तो सड़कों पर वो कचरा फैल जाए, इसलिए इस सफाई की उचित व्यवस्था थी। और ये सड़कें ऐसी बनी हुई थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चतुर्भुजाकार बनी होती थी सड़कें। और यह सड़क आज की दृष्टि से, आपको मैं बार बार यही कहूंगा कि नगरीय सभ्यता होती थी। और आपको यह आश्चर्य होगा कि जो आज हम सोच रहे हैं, जो व्यवस्था में हम आज जी रहे हैं, वह व्यवस्था 5000 वर्ष पूर्व के लोग इसकी कल्पना करते थे। यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है। अब आइए नालियों पर। नालियां कैसे होती थी वहां की? प्रत्येक घरों के, मुख्य सड़कों के बगल में दोनों तरफ नालियां बनी होती थी। प्रत्येक सड़कों के दोनों तरफ ये नालियां पक्की होती थी, कच्ची नहीं होती थी। बीच बीच में, नालियों के बीच बीच में बड़े बड़े मेन होल कर दिए जाते थे, ताकि नालियों से जो कचरा बहकर आए वो बीच के गड्ढों में एकत्रित हो जाए और फिर पानी उसके आगे बहे। और बीच में जो सफाई कर्मचारी हुआ करते थे, वो आकर उन गड्ढों से उन कचड़ों को निकालते थे। और वो नालियां कभी जाम नहीं होती थी, कभी वो नालियां भरती नहीं थी। और घरों में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय से जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होती थी। घरों से ये जो शौचालय या रसोई घर या स्नानागार होते थे, इनके मुख्य रास्ते में जाकर ये नालियां जाकर मिल जाती थी। छोटी छोटी गलियों के माध्यम से किसी भी घर की नाली मुख्य सड़क पर जाकर नहीं मिलती थी, ये गलियों में ही नालियां जाके मिलती थी। और फिर वो छोटी नालियां जाके बड़ी नालियों में मिल जाती थी। नालियों की विस्तृत जो व्यवस्था थी यहाँ की, वह इस सभ्यता की अद्भुत विशेषता थी। साफ सफाई की जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब आइए आगे चलते हैं ईंटों के बारे में।
ईंटें, आपको हम बता चुके हैं कि ईंटें, पक्के ईंटें का भी हमें साक्ष्य वहां से मिला हुआ है। ये ईंटें चतुर्भुजाकार होते थे। ये ईंटें चतुर्भुजाकार होते थे और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो ईंट मिली है, सबसे बड़ा ईंट जो मिला है मोहनजोदड़ो से, वो 51.43 सेंटीमीटर मोहनजोदड़ो से जो बड़ी ईंट मिली है, उसकी ईंटें हर जगह से मिली हुई हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो से ईंट मिली है वो 51.43 गुणे 26.27 मीटर। ये ईंटों की लंबाई और चौड़ाई जो सबसे बड़ी मिली हुई है मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये ईंटों की लंबाई और चौड़ाई हुआ करती थी। और सामान्यतः जो इसकी जो मोटाई होती थी या जो ऊंचाई कह लीजिए, वो होती थी 6.35 सेंटीमीटर। ये मीटर नहीं, सेंटीमीटर। इस प्रकार जो, ये तो बड़ी ईंटों की बात हो गई। जो सामान्य ईंटें जो मिली हुई हैं, वो सामान्य ईंटें जो थे वो 27.94 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती थी, गुणे जो इसकी चौड़ाई होती थी वो होती थी 13.97 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई होगी वो 6.35 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम आपसे बताएं तो जो रेशियो था ईंटों का, वो जो ईंटों का जो रेशियो था वो था 4:2:1। ये इसी रेशियो में छोटी और बड़ी ईंटों का निर्माण हुआ करता था। इस प्रकार आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो दुर्ग बने थे, रक्षा प्राचीर बने थे, किस प्रकार मजबूत थे, सड़कें हमारी किस प्रकार, बड़ी सड़क कैसी होती थी, छोटी सड़क कैसी होती थी, ईंटें किस प्रकार के होते थे, पकी ईंटों का नाप क्या था, छोटी ईंटों का नाप क्या था। और अब हम बताएं कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पहले पेज में, पहले प्रश्न में आपको सिंधु घाटी से जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आता है, वो बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थान पाए गए हैं, वो स्थान जैसे लोथल कहां पर है, किस जगह पे है, बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थान प्रयोग किया जाता था, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, या सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस सभ्यता के नाम से जाना जा सकता है। इस तरीके से ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। और जो 2 नंबर या 4 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना से ही लेकर पूछे जाते हैं। और जब विस्तृत प्रश्न आता है तो हम उसमें नगर योजना में सारी चीजों को लिख लेते हैं, दुर्ग कैसा था, सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी, ईंटें कैसे थे। आगे चलकर अभी हम भवनों के बारे में पढ़ेंगे, आगे चलकर अभी हम स्नानागार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, अगला है भवन। यह जिज्ञासा होती है कि यह नगरीय सभ्यता में जैसे भवन आज होते हैं, क्या वैसे ही भवन पहले भी हुआ करते थे? जी हाँ, उस समय भी जैसे भवन आज होते हैं, छोटे जो मकानों के, छोटे मकान जिनको कहते हैं हम, उन मकानों में 2 से लेकर 3 कमरे हुआ करते थे सामान्यतः। और जिनकी 2 भवनों की जो जिसका जो लेंथ था वो था 8x9 मीटर का ये छोटा भवन होता था। 8 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा, ये छोटे भवनों का आकार था। और जो बड़े भवन होते थे वो इसके दुगने होते थे, यानी कि 16 मीटर गुणे 18 मीटर। ये 2 मंजिले भवनों के भी हमको वहां पर अवशेष मिले हुए हैं। वहां पर छतों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां पक्की मिली हुई हैं, पक्के ईंटों की बनी हुई सीढ़ियां मिली हुई हैं। और 2 मंजिले मकानों में भी लोग वहां पर रहा करते थे। एक विशाल इमारत का एक खंडहर हमें मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। और जो यह इमारत है, जो भवन जिसको हम महल कह सकते हैं, इस खंडहर की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 73 मीटर
और 34 मीटर। महल जिसे कह लीजिए 73 मीटर 34 मीटर। ये खंडहर हमें बताता है कि जिस 73 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा जो हमें खंडहर प्राप्त हुआ है, यानी कि उस समय महलों के भी अवशेष वहां पर मौजूद थे। और इस जो दीवार जो वहां पे बनी हुई है, उस दीवार की जो मोटाई है वो 1.5 मीटर थी। डेढ़ मीटर। तो आज ही के जैसे उस समय भवन भी हुआ करते थे और उन भवनों में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार होता था। ये मुख्य द्वार सड़कों की तरफ ही खुलता था, सड़क से हम उस मकान में प्रवेश पाते थे। और कालीबंगा में घरों में हमें कुएं का भी अवशेष मिला है और घर में जैसे हम प्रवेश करते थे उन घरों में एक बड़ा सा हमको आंगन मिलता था और आंगन के चारों तरफ बहुत सारे कमरे चारों तरफ बने हुए थे, कोठार बने हुए थे। और उन कालीबंगा में जैसे मैंने बताया कि घरों के अंदर कुएं की व्यवस्था थी और उन कुओं में से पानी जल निकासी की व्यवस्था थी, जल निकास होता था। और बहुत बढ़िया तरीके से जैसे साज सज्जा आज के युग में आज हम घरों में करते हैं, उसी तरीके का साज सज्जा का भी व्यवस्था उस पूरे आधुनिक तरीके से उन मकानों को करते थे, उन मकानों को सजाया गया था। अब आइए आगे चलते हैं स्नानागार। बच्चों, स्नानागार यह मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। ये स्नानागार है जिसकी लंबाई है 54.86 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो है 33 मीटर। और ये जो दीवार की जो मोटाई है, या इसको ये कह लीजिए कि ये जो दीवार की जो मोटाई थी ये थी 3 मीटर। ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है और इस स्नानागार के बीच में एक जलाशय या जलकुंड भी मिला है। इसके बीचों बीच इस जब स्नानागार में आप प्रवेश करेंगे तो ये एक जलाशय या स्नान कुंड मिला है और इसकी जो लंबाई है वो है 11.88 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है 7.01 मीटर। और जो इस स्विमिंग पूल की संज्ञा हम इसे दे सकते हैं, जो जलाशय या जो जो जलकुंड मिला है, इसके जो गहराई थी, इसके अंदर की जो गहराई है वो गहराई है लगभग 2.43 मीटर। और जैसा कि आज के वर्तमान युग में स्विमिंग पूल में कल्पना आप करिए, जिस प्रकार से सतह तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, जो आज बनी होती हैं, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार उस समय भी इस जलकुंड में प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। लोग सीढ़ियों के माध्यम से सतह तक जाकर और स्नान किया करते थे। और वो जो सतह था, ये जो सतह आपका है, ये पकी हुई ईंटों का था। इसमें पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो ये स्विमिंग पूल बनाया गया था, इसको बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया गया था। जिप्सम का प्रयोग इस पूरे के पूरे स्नानागार को बनाने के लिए किया गया था। इस स्नानागार के बगल में ही एक कुआं होता था और इस कुएं से पानी इस स्विमिंग पूल में जाया करता था। और इस स्विमिंग पूल के इधर नाली के माध्यम से ये नालियों में ये गंदा पानी बहकर बाहर चला जाता था और कुएं के माध्यम से जो फ्रेश पानी है, जो ताजा पानी है, स्नान योग्य पानी है, वो इस जलाशय के अंदर, जलकुंड के अंदर प्रवेश करता था। इस जलाशय के चारों तरफ कपड़े बदलने के लिए बहुत सारे कमरे बने हुए थे। उन कमरों में लोग जाकर और अपने कपड़ों को बदलते थे। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर एक हमाम की भी व्यवस्था थी। हमाम
वो फारसी का वह शब्द है शाही स्नानागार जिसे कहते हैं, हमाम, शाही स्नानागार। और इसमें यह भी अवशेष मिला है कि वहां पर लोग गर्म पानी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि शावर का प्रयोग वहां पर किया जाता था और लोग शावर से भी नहाने की इस कला से परिचित थे। अब आइए हम आगे एक और भवन की चर्चा करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से ही मिला है, वो है अन्नागार, यानी कि ग्रैनरी। ये स्टोर था अन्न को रखने का। इस अन्न को रखने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ये अन्नागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो में ये जो स्नानागार है, इसके पश्चिम में ये अन्नागार मिला हुआ है। और व्हीलर एक इतिहासकार हुए, व्हीलर ने इसे अन्नागार की संज्ञा दी है। व्हीलर ने इस जो भवन को अन्नागार कहा है। और ये जो अन्नागार था, इसमें 27 चबूतरे बने हुए थे, 27 चबूतरे बने थे। इसकी जो लंबाई थी वो 45.71 मीटर थी, लंबाई, लेंथ। और जो इसका ब्रिथ था, यानी कि चौड़ाई, वो 15.25 मीटर थी। और ये जो 27 चबूतरे मिले हुए हैं, इन 27 चबूतरों पर एक लकड़ी का फट्टा रखा जाता था और लकड़ी के फट्टे के ऊपर अनाज की बोरियां रखी जाती थी। और ये जो चबूतरे बने हैं, इन चबूतरों के बीच में गैप हुआ करता था, जगह हुआ करती थी, ताकि हवा का आदान प्रदान हो सके और ये अनाज खराब ना हो। इसलिए ये 27 चबूतरों पे लकड़ी का रख के, ताकि नमी के कारण वो अनाज का नुकसान ना हो, इसलिए इन 27 चबूतरों का निर्माण किया गया था। और वहां पर ढलाई के लिए, जो चढ़ने के लिए, उसमें ढलावदार, ये ढलावदार पत्थर का ये वो बना हुआ था स्लोप, जिसके माध्यम से वहां पर आसानी से अनाज की बोरियों को चढ़ाया जा सके और उतारा जा सके। हड़प्पा में, ये तो मोहनजोदड़ो की बात थी, हड़प्पा में 6 के 12 चबूतरे मिले हैं। हड़प्पा जैसे नगर में भी 6 के संख्या में 2 कतारों में 12 ये मिले हुए हैं। और इसकी फर्श भी पकी होती थी। और इन फर्शों के बीच से हमें गेहूं और जौ के दाने भी मिले हैं, ताकि यह अनुमान इतिहासकार लगा सकते हैं कि वहां पे जो अन्न भंडारण होता था, वो अन्न या तो गेहूं हुआ करता था या जौ हुआ करता था। इस तरीके से यह भी ज्ञात होता है कि हड़प्पा युगीन सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अन्न के भंडारण से, यानी केवल वो ऐसा नहीं है कि आज पैदा किए और खाए, वो बचत के संग्रह से भी, संग्रह करने की प्रणाली से भी वो परिचित थे। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि वहां की सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी। और उसके बाद हम आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न हम बताएंगे आपको, उसके लघु उत्तरीय प्रश्न जो इस विषय से बनते हैं वो भी बताएंगे, और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनेगा हम वो भी बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।